Hello friends, I have started a series for UGC NET exam in December 2025 for the political science subject. This series is very beneficial for those students who can't afford paid courses because in this series I will complete the whole syllabus of political science unit by unit wise and topic by topic wise. So please like, share and subscribe my channel so that you can get further videos on time. For completing this series it will take 1 month and then we'll practice previous year questions also. I will use both the language that is Hindi and English for explaining the topic. This is unit number 9, public administration, and within this unit 9 this is chapter number 1, evolution and theories. इसका पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, ये पार्ट 2 है चैप्टर 1 का, उसी के ही कंटिन्यूशन में मैं आगे आज आपको पढ़ाऊंगी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सब्जेक्ट, एज अ सेपरेट सब्जेक्ट कैसे इवॉल्व हुआ, क्या स्टेजेस थी, ये जिसमें कि हमने 5 स्टेजेस को पढ़ा। फिर पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या डिफरेंस है ये हमने देखा। आज हमको देखना है कि व्हाट आर द वेरियस अप्रोचेस टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए क्या डिफरेंट अप्रोचेस थी वेरियस थिंकर्स की। तो सबसे पहली अप्रोच जो है वो सिस्टम थ्योरी। ये जो सिस्टम थ्योरी थी इसको किसने दिया था? डेविड ईस्टन ने। इनकी बुक थी, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये, द पॉलिटिकल सिस्टम 1953। दिस इज फर्स्ट बुक एंड अ फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिसी एनालिसिस, दिस इज द सेकेंड बुक 1965। सो इसमें इन्होंने जो भी वैल्यूज़ हैं उसको कैसे एलोकेट करना है इसको इन्होंने सिस्टम थ्योरी के थ्रू एक्सप्लेन किया। इनकी जो सिस्टम थ्योरी थी, हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में भी ये सिस्टम थ्योरी डेविड ईस्टन की पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने कैसे डेविड ईस्टन ने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया। इन्होंने बोला कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम जो होता है वो उसमें इनपुट होते हैं और कुछ आउटपुट होता है और वो फिर फीडबैक होते हैं। ये 3 मेन एलिमेंट्स होते हैं और वो पॉलिटिकल सिस्टम किसी न किसी इन्वायरमेंट में होता है। तो डिफरेंट इन्वायरमेंट से वो पॉलिटिकल सिस्टम भी डिपेंडेंट होता है। ठीक है। सो इनपुट में हम देखते हैं क्या होता है, एक डिमांड और दूसरा सपोर्ट, एंड जिसकी वजह से जब पॉलिटिकल सिस्टम में ये डिमांड्स और सपोर्ट के बेसिस पे जो इनपुट्स आते हैं उसके बेसिस पे तुम्हारा आउटपुट आता है और उस आउटपुट का मतलब क्या हुआ? डिसीजन। ठीक है। जैसे मान लीजिए डिमांड था कि एजुकेशन पॉलिसी जो है वो काफ़ी टाइम से चेंज नहीं हुई है, एजुकेशन पॉलिसी में कुछ रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, ये डिमांड थी। तो पॉलिटिकल सिस्टम ने अपने डिसीजंस लिए और वो एज आउटपुट NEP 2020 जो है वो एक न्यू पॉलिसी बनाई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई। ठीक। सो ये इन्होंने डेविड ईस्टन ने सिस्टम थ्योरी के थ्रू ये चीज़, इस चीज़ को एक्सप्लेन किया। ठीक है, कि जो भी डिसीजन मेकिंग होती है गवर्नमेंट लेवल पे, जो भी डिसीजन मेकिंग होती है वो किस चीज़ पे इन्फ्लुएंस करती है, वो किस पे डिपेंडेंट होती है? वो इनपुट्स पे डिपेंडेंट होती है। इनपुट्स कहाँ से आते हैं? जैसे सोसाइटी की क्या डिमांड्स हैं और क्या उनके एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं इन्वायरमेंट के, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। उसके बेसिस पे जो है गवर्नमेंट जो है डिसीजंस लेती है। और गवर्नमेंट जो है वो डिसीजन किसके थ्रू लेती है? वो इंस्टीट्यूशंस के थ्रू लेती है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू लेती है। ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम में। तो ये जो एक फिर वो जो उसने डिसीजन लिया, जो आउटपुट आया, उस आउटपुट का फिर फीडबैक फिर से पॉलिटिकल सिस्टम के पास जाता है। अगर पॉजिटिव फीडबैक है तो ठीक है, अगर कुछ उसमें चेंजेस करने की ज़रूरत होती है तो फिर उसको चेंज किया जाता है। सो ये इनपुट आउटपुट एंड फीडबैक का जो सिस्टम है, इस सिस्टम के थ्रू उन्होंने बताया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे एफिशिएंट बनाया जा सकता है। ठीक है। So this is the first approach to public administration, that is system theory. Second जो है वो क्या है? decision making theory. decision making theory जो है वो किस चीज़ से interlinked है? It involves the rational choices between the available option and involve complex processes. means what? कि हमें जो भी हमारे पास available options हैं उन options में से क्या सबसे सही options है उस चीज़ का एक rationally choice करना, और ये सारी चीज़ें आती हैं डिसीजन मेकिंग थ्योरी में। इस थ्योरी को किसने दिया? हर्बर्ट साइमन ने इस थ्योरी को दिया। ठीक है। तो इनके जो हर्बर्ट साइमन की डिसीजन मेकिंग अप्रोच थी, इसमें क्या था कि सबसे पहले अगर हम इनको देखा जाए तो इन्होंने क्या बताया कि जो डिसीजंस हैं, जो भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो
कोई स्पेसिफिक टास्क से रिलेटेड या कोई सारी चीज़ें, तो वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो 3 फेजेस में डिसीजन को लिया जाता है। अब उन्होंने वो जो 3 फेजेस बताए वो क्या बताया, जैसे कि इंटेलिजेंस एक्टिविटी, सबसे पहले कि क्या किया जाता है कि इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया, डिसीजन मेकिंग थ्योरी में हर्बर्ट साइमन ने ये चीज़ को बताई कि कैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में फेजेस वाइज डिसीजंस लिए जाते हैं। सो सबसे पहले इंटेलिजेंस एक्टिविटी आता है, फर्स्ट स्टेप, जिसमें कि प्रॉब्लम क्या है उस चीज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड चीज़ है डिज़ाइन एक्टिविटी। डिज़ाइन एक्टिविटी मतलब उस प्रॉब्लम के लिए डिफरेंट अवेलेबल सॉल्यूशंस या ऑप्शंस को ढूंढा जाता है कि कैसे हम इस चीज़ को, और क्या क्या हमारे पास ऑप्शन है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। फिर लास्ट स्टेप आता है चॉइस एक्टिविटी, जिसमें कि फाइनल डिसीजन लिया जाता है, जो भी अवेलेबल ऑप्शंस होते हैं, जो बेस्ट ऑप्शन होता है उसको चूज़ किया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग फाइनल डिसीजन लिया जाता है। तो हर्बर्ट साइमन ने ये अप्रोच बताया कि ये एक तरीके से पब्लिक को एडमिनिस्टर करने का ये डिसीजन मेकिंग अप्रोच है, जिसमें कि ये 3 फेजेस होते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए, अब इसका मैं एग्जांपल अगर दूँ कि हर्बर्ट साइमन का एक, जैसे कोरोना के टाइम पे या फिर ऐसे भी नॉर्मल हम देखें, दिल्ली में एयर पॉल्यूशन लेवल जो है बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है। ये तो फर्स्ट स्टेप हुआ हर्बर्ट साइमन के अकॉर्डिंग कि व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप, कि फर्स्ट ऑफ ऑल टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। तो द प्रॉब्लम इज़ दैट एयर पॉल्यूशन लेवल्स आर वेरी हाई इन दिल्ली नाउ। अब इसके बाद हमारे पास अवेलेबल ऑप्शंस हम देखेंगे कि क्या क्या अवेलेबल ऑप्शंस है, क्योंकि इसके पीछे वैल्यू क्या छुपी हुई है। इसके पीछे ये है कि हमें अपनी हेल्थ को अच्छा रखना चाहिए, इसलिए क्लीन एयर होनी चाहिए, ये हमें चीज़ पता है, तो इसलिए हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया। अब हमारे पास वेरियस ऑप्शंस है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, हम मास्क का यूज़ करें, और बहुत सारे अदर ऑप्शंस हैं। तो एक डिसीजन क्या लिया गया कि बाहर जाने से पहले हमें जो है इंडिविजुअल लेवल पे मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हम अपने आप को एयर पॉल्यूशन से बचा सकें। सो ये एक पर्टिकुलर स्टेप्स हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब डिसीजन मेकिंग जो है ये एक तरह से हम क्या कहते हैं, ये एक ऐसा अप्रोच है अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट साइमन, जिसमें कि डिफरेंट अल्टरनेटिव्स के बीच में आप जो है बेस्ट अल्टरनेटिव जो है उसको चूज़ करते हैं, और जिसमें कि फैक्ट्स एंड वैल्यूज़ को भी अब कंसिडर करते हैं कि क्यों हम इस पर्टिकुलर डिसीजन को ले रहे हैं, ठीक है। एथिक्स को भी प्रेफरेंसेस देते हैं। फिर एक बाउंडेड रैशनैलिटी का कंसेप्ट है, ठीक है। ये बाउंडेड रैशनैलिटी का कंसेप्ट ये भी हर्बर्ट साइमन ने अपनी बुक मॉडल्स ऑफ मैन में दिया था। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। यहाँ से क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि जो बाउंडेड रैशनैलिटी है ये किसका कॉन्सेप्ट है। तो हर्बर्ट साइमन का मॉडल्स ऑफ मैन में इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। इन्होंने क्या बोला इस बाउंडेड रैशनैलिटी में, humans take decision based on their limited knowledge and cognitive capacity. Satisfaction plus sufficient means what? इनका कहना का मतलब ये था हर्बर्ट साइमन का कि बाउंडेड रैशनैलिटी मीन्स व्हाट, कि जो हमारे अंदर सोचने की, डिसीजन लेने की जो क्षमता होती है, जो वो किस पे बेसिस होती है, जो हमारे पास लिमिटेड नॉलेज है, क्योंकि नॉलेज तो अनलिमिटेड है और इनफाइनाइट है। सो लेकिन हमारे पास कितनी नॉलेज है, हमारी कितनी कॉग्निटिव कैपेसिटी है, उसके बेसिस पे हम लोग डिसीजन लेते हैं। तो इसीलिए इसको इन्होंने एक कंसेप्ट क्या दिया, बाउंडेड रैशनैलिटी बताया, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब जो हम लोगों ने अभी देखा कि डिफरेंट फेजेस होते हैं डिसीजन मेकिंग के, इसको हम लोग एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो हर्बर्ट साइमन ने क्या बोला, इंटेलिजेंस इज़ द फर्स्ट स्टेप। इंटेलिजेंस मीन्स क्या, कि सबसे पहले ये फाइंड करना कि हमें फिक्स क्या करना है, फाइंड व्हाट टू फिक्स मीन्स व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ डिसीजन मेकिंग करने से पहले का सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि सबसे पहले हम प्रॉब्लम को पहचाने कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। जैसे एग्जांपल कि किसी कंपनी ने ये नोटिस किया कि हमारी कंपनी के सेल्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं, ड्रॉप हो रहे हैं, धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं सेल्स। अब इसको डिज़ाइन करना। सेकेंड स्टेप क्या है कि सोल्यूशंस को फाइंड करना। फाइंड फिक्सेस मीन्स व्हाट आर द वेरियस सोल्यूशंस, ठीक। जैसे कि अब एग्जांपल के तौर पे जैसे कंपनी ने प्रॉब्लम तो ये देखा कि हमारे कंपनी के सेल्स ड्रॉप हो रहे हैं, तो अब सोल्यूशंस क्या है, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को इम्प्रूव करना, ठीक है। सेल्स को बूस्ट करने के लिए डिफरेंट वेज क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें अल्टरनेटिव्स हैं। अब चॉइस, थर्ड स्टेज क्या आता है, चॉइस का मतलब जो डिफरेंट
अल्टरनेटिव्स हैं या सॉल्यूशंस हैं, उनमें से जो बेस्ट सॉल्यूशन है उसको देखना। तो विच सॉल्यूशन इज बेस्ट, दैट यू हैव टू चूज, दैट इज चूज टू लॉन्च अ न्यू एड कंपनी कैंपेन। ठीक है, तो अब क्या हुआ उस कंपनी, मैं एग्जाम्पल में पैरेलली देती जा रही हूँ, पहले ऐसा करते हैं स्टेप्स को समझाते हैं फिर आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। ठीक है, सो सबसे पहला स्टेप था इंटेलिजेंस, दैट इज finding the problem. Second step is design, finding the fixes or finding the various alternatives or solutions. Second, choosing the best solution, जो best solution है उसको choose करना। और last stage क्या है, implementation, मतलब जो आपने solution choose किया है उसको फिर आप ground reality में implement करें। अब इसके बेसिस पे एग्जाम्पल, और हर एक स्टेप में क्या है, ये हर एक स्टेप जो है अगर कहीं भी किसी स्टेप में कुछ गलत हो जाता है, सपोज समथिंग गोज रॉन्ग और डजेंट वर्क, दैट देन इन दैट केस यू कैन द प्रोसेस गोज बैक टू द अर्लियर फेज। देखिए आप यहाँ पे जो एरोज बने, ये एरोज का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी स्टेज पे कोई प्रॉब्लम हो जाती है या वो फेस वर्क नहीं कर रहा है सही से, तो आप फिर से इनिशियल स्टेज पे जा सकते हैं और वो किसी भी स्टेज में जाने की लिबर्टी है। इस ये एरोज ये इंडिकेट कर रहे हैं। सो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है ये बहुत ही डायनेमिक है और फ्लेक्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, अब एग्जांपल की जैसे मान लीजिए किसी कंपनी में सेल्स कम होते चले जा रहे हैं। ठीक है, अब कंपनी ने ये प्रॉब्लम देखा कि हमारी कंपनी की, जैसे सपोज कोई क्लोथिंग कंपनी है तो वहाँ के सेल्स कम होते चले जा रहे हैं। तो अब सबसे पहले इसके डिज़ाइन सोल्यूशंस को देखा जाएगा कि क्या सोल्यूशंस है, मार्केटिंग स्किल्स या मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ को चेंज करना, सेल्स को कैसे हम बूस्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें के बारे में सोचा। फिर उसमें से कोई एक बेस्ट जो अल्टरनेटिव था, बेस्ट सोल्यूशन जो था उसको चूज़ किया, जैसे कि एक न्यू एड कैंपेन स्टार्ट किया जाए ताकि अगर एडवर्टीजमेंट अच्छे से हो जाएगी तो सभी को अब इस जो भी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा, तो सेल्स अपने आप ऊपर होने लगेंगे। और फिर कंपनी ने क्या किया, इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में क्या होता है कि कंपनी जो है फिर वो एड कैंपेन को स्टार्ट कर देती है। ठीक है, सो दीज आर द वेरियस स्टेप्स which are involved or these are the phases of decision making given by Herbert Simon. So I hope आपको ये Herbert Simon की ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हम लोग देखते हैं Simon's views on types of rationality। इन्होंने rationality के भी डिफरेंट टाइप्स बताए हर्बर्ट साइमन ने। ठीक है, रैशनैलिटी मैंने आपको बताया ना कि डिसीजन मेकिंग जो है वो डिपेंड करती है बाउंडेड रैशनैलिटी पे। हर्बर्ट साइमन के अकॉर्डिंग बाउंडेड रैशनैलिटी मतलब क्या कि जितनी आपके पास लिमिटेड नॉलेज है, जो आपके पास कॉग्निटिव थिंकिंग है, उसी के बेसिस पे आप डिसीजन लेंगे। तो वो रैशनैलिटी भी अलग अलग टाइप की होती है, इस चीज़ को हर्बर्ट साइमन ने बताया। ठीक, तो सबसे पहले उन्होंने क्या बोला, ऑब्जेक्टिव रैशनल। ऑब्जेक्टिव रैशनल मतलब क्या होता है कि जो डिसीजंस हैं दीज आर लॉजिकली करेक्ट बेस्ड ऑन द फुल फैक्ट्स एंड बेस्ट आउटकम फॉर मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो मीन्स वर्ड क्या हुआ कि जो डिसीजंस हैं वो इसमें क्या देखा जाता है कि जो डिसीजन लिया जा रहा है वो लॉजिकली करेक्ट है कि नहीं है, किसके बेसिस पे, फैक्ट्स के बेसिस पे। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू के बेसिस पे डिसीजन। तो एक तरह से ये ऑब्जेक्टिव रैशनैलिटी इसको कहते हैं, मतलब आप फैक्ट के बेसिस पे, वैल्यूज़ के बेसिस पे जो है डिसीजंस को चेक कर रहे हैं कि वो सही हैं कि गलत हैं। फिर अब आता है सेकेंड रैशनैलिटी इज सब्जेक्टिवली रैशनल। सब्जेक्टिवली रैशनल मीन्स क्या कि यहाँ पे ये चेक करते हैं कि जो डिसीजंस हैं वो बिलीव्स और लिमिटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे करेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, तो बिलीफ को यहाँ पे चेक किया जाता है। फिर थर्ड कॉन्शियसली रैशनल। कॉन्शियसली रैशनल मतलब पर्सन नोज दैट दे आर मेकिंग डिसीजंस एंड थिंक क्लियरली अबाउट इट। ठीक है, आपको कॉन्शियसली मीन्स व्हाट, आपको पता होना चाहिए कि आप जो डिसीजन ले रहे हैं वो क्या सही डिसीजन है कि नहीं है, और उसके बारे में सही तरीके से सोच विचार करके डिसीजन लेना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्शियसली रैशनल। मीन्स एडजस्टमेंट ऑफ मीन्स टू एंड। ठीक है, मतलब एडजस्टमेंट ऑफ मीन्स भी चेक करना और एंड्स भी चेक करना। ठीक है, मीन्स जो हमारा डिसीजन है उसको लेने में जो हम तरीके अपना रहे हैं क्या वो तरीके भी सही हैं कि नहीं है, इसको हम बोलते हैं कॉन्शियसली रैशनल। फिर एक आता है साइमन के अकॉर्डिंग डेलिबरेटली रैशनल। डेलिबरेटली रैशनल मतलब क्या होता है कि जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो बिल्कुल माइंड में गोल्स क्लियर हैं कि नहीं है, कि हाँ भाई ये हमें चीज़ अचीव करनी या ये हमारा गोल है और उसके बेसिस पे हम डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है,
फिर आता है ऑर्गेनाइजेशनली रैशनल। ऑर्गेनाइजेशनली मतलब कि जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स को माइंड में रखते हुए उसी के बेसिस पे डिसीजंस को लेना, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशनली रैशनल। फिर पर्सनली रैशनल मतलब इंडिविजुअल के गोल्स क्या हैं और उसके बेसिस पे डिसीजंस लेना। ठीक, सो ये हर्बर्ट साइमन के डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैशनैलिटी है। मतलब ऑब्जेक्टिवली रैशनल मतलब फैक्ट्स के बेसिस पे डिसीजंस को लेना, सब्जेक्टिवली रैशनल मतलब बिलीव्स के बेसिस पे डिसीजंस को लेना, कॉन्शियसली रैशनल मीन्स कि इस चीज़ को ध्यान में रखना कि जो भी हम डिसीजंस ले रहे हैं वो सही है कि नहीं है, मीन्स और एंड्स दोनों चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझना। डेलिबरेटरी रैशनल्स मतलब क्या होता है कि जो डिसीजंस हैं वो जो लिए जा रहे हैं वो बिल्कुल हमारे माइंड में गोल्स जो है वो क्लियर हैं कि नहीं है, उस गोल्स के अकॉर्डिंग डिसीजंस लिए जा रहे हैं कि नहीं लिए जा रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशनली रैशनल मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स को दिमाग में रखते हुए डिसीजंस को लेना। पर्सनली रैशनल मीन्स इंडिविजुअल के गोल को अपने माइंड में रख के डिसीजंस लेना। सो आई होप आपको ये थ्योरी समझ में आई होगी, हर्बर्ट साइमन की डिसीजन मेकिंग थ्योरी। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ सकता है कि जैसे आपको ये थ्योरी का नेम दे दिया जाए और 4 थिंकर्स के नेम दे दिए जाए और पूछा जाए कि ये थिंकर्स, ये थ्योरी किसकी है। ठीक है, जैसे सिस्टम थ्योरी जो थी वो डेविड ईस्टन की थी, डिसीजन मेकिंग थ्योरी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में वो हर्बर्ट साइमन की है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट थ्योरी को पढ़ते हैं, दैट इज़ पब्लिक चॉइस थ्योरी। अब ये पब्लिक चॉइस थ्योरी क्या है, इस चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले जो ये पब्लिक चॉइस थ्योरी है ये किस पे बेस्ड है, ये मैथडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म और रैशनल चॉइस पे थ्योरी बेस्ड है। इसमें कौन कौन से राइटर्स आते हैं, जैसे विंसेंट ऑस्ट्रॉम 1960s में इन्होंने इस चीज़ को किया, जेम्स बुशमैन, गॉर्डन टुलक, विलियम ए निस्कैनन, विलियम सी मिशेल। ठीक है, थोड़ा सा नेम्स हैं, मे बी प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफरेंट हो तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, सो ये जो है इम्पॉर्टेंट थिंकर्स हैं पब्लिक चॉइस थ्योरी के। ठीक है, और ये जो थ्योरी है ये 1960s के टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। ठीक है, अब इसमें क्या है कि विंसेंट जो थे, इनका नाम याद रखना, विंसेंट जो थे इन्होंने क्या बताया कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो सेल्फ सीकिंग एजेंसी है। ब्यूरोक्रेसी सेल्फ सीकिंग एजेंसी मीन्स व्हाट, कि ब्यूरोक्रेसी इस चीज़ को देखती है, वो उसके अपने गोल्स को वो पूरा करने के बारे में सोचते हैं। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट विंसेंट ने ये चीज़ बोली। फिर निस्कनन ने क्या बोला कि स्ट्रिक्टर कंट्रोल ऑन ब्यूरोक्रेट्स, कंपटीशन, प्राइवेटाइजेशन, कॉन्ट्रैक्टिंग। तो इन्होंने बोला कि हम पब्लिक को सही तरीके से जो एडमिनिस्टर तभी कर सकते हैं जब ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखें, कॉम्पिटिटिव की भावना हो, प्राइवेटाइजेशन और ये सारी चीज़ों को देखा मद्देनज़र रखते हुए। सो अप्लाइज इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग्स। तो पब्लिक चॉइस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि पॉलिटिकल बिहेवियर को समझने के लिए या डिसीजन मेकिंग सही तरीके से करने के लिए हमें इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना ज़रूरी है, इंडिविजुअल को सेल्फ इंटरेस्टेड कंसिडर करते हुए, और सेल्फ इंटरेस्ट जो है ये चीज़ जो है पब्लिक पॉलिसीज़ को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है कि इंटरेस्ट क्या है हमारा, सबका अपना सेल्फ इंटरेस्ट क्या है, उसके बेसिस पे पब्लिक पॉलिसी आउटकम्स होते हैं। ठीक है, अब इसमें आता है एक बार्गेनिंग अप्रोच। बार्गेनिंग अप्रोच ये कि इसका मेन एडवोकेट कौन था, तो चार्ल्स ए लिंडब्लूम, ये नेम आपको लर्न करना है। तो इसमें इनकी जो इम्पोर्टेंट बुक थी द साइंस ऑफ मॉडलिंग थ्रू 1959 में, इसमें इन्होंने एक बार्गेनिंग अप्रोच बताई। ठीक है, जो कि एक इंक्रीमेंटल अप्रोच था कि कैसे डिसीजन मेकिंग लेना चाहिए। तो चार्ल्स ई लिंडब्लूम ने क्या बताया कि जो डिसीजंस होते हैं वो वैल्यू लेडन होते हैं, मतलब वैल्यूज़ पे बेस्ड होते हैं और कॉन्फ्लिक्ट प्रोन भी होते हैं। हमारे माइंड में वेरियस कॉन्फ्लिक्ट्स आती हैं कि हाँ ये सही है कि नहीं सही है, क्या कौन सा पाथ चूज़ करना चाहिए। तो ये चीज़ उन्होंने बताया। तो एक तरीके से इन्होंने बताया कि जो डिसीजन मेकिंग होती है ये एक बार्गेनिंग अप्रोच पर डिपेंड करती है। जैसे कि हम किसी शॉपकीपर से कुछ जब खरीदते हैं या सब्जी वाले से कुछ खरीदते हैं तो हम लोग वहाँ बार्गेन करने लगते हैं ना, जो हमारे फ़ायदे में भी हो बट सामने वाले का भी बहुत नुकसान नहीं हो, तो उस बेसिस पे जो है हम लोग बार्गेनिंग करते हैं। तो इसी तरह उन्होंने क्या बताया कि जो डिसीजंस भी लिए जाते हैं पब्लिक पॉलिसीज़ में या पब्लिक को एडमिनिस्टर करने के लिए वो बहुत ही वैल्यू लेडन होते हैं और कॉन्फ्लिक्ट प्रोन होते हैं। वो इंडिविजुअल जो पीपल की क्या बिलीफ है, पीपल का क्या ओपिनियन है, उस पर बहुत ही इन्फ्लुएंस करता है। तो इन्होंने डिसीजन मेकिंग को भी 2 तरह से बताया। एक तो
रैशनल कॉम्प्रिहेंसिव या रूट मेथड बताया, दूसरा इन्होंने सक्सेसिव लिमिटेड कंपैरिजंस या ब्रांच मेथड बताया। ठीक है, सो ये दो मेथड बताएं डिसीजन मेकिंग के चार्ल्स ई लिंडब्लोम ने। ठीक, रैशनल कॉम्प्रिहेंसिव या रूट मेथड में क्या है कि जो डिसीजंस हैं, जो भी रैशनल डिसीजंस हैं वो किसके बेसिस पे लिए जाएंगे, जो भी हमारे पास अवेलेबल ऑप्शंस हैं उनके बेसिस पे जो है डिसीजंस को लेना, दैट इज़ कॉल्ड रूट मेथड और रैशनल कॉम्प्रिहेंसिव। फिर सक्सेसिव लिमिटेड कंपैरिजन या ब्रांच मेथड जो है ये क्या बताता है कि इसमें जो डिसीजंस है नॉट ऑन कंप्लीट रैशनैलिटी, सिर्फ रैशनैलिटी के बेसिस पे या रीज़न के बेसिस पे जो आपको सही लगे उसके बेसिस पे ही डिसीजन नहीं लिए जाते हैं, बट कि इस बेसिस पे भी डिसीजन लिए जाते हैं कि क्या इसका इमीडिएट रेलेवेंस क्या है, क्या अगर हम इस डिसीजन को लेंगे तो इससे इसका इम्पैक्ट तुरंत क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, सो दो तरीके से इन्होंने डिसीजंस को बताएं। अब पॉस्टुलेट्स क्या थे इनके अकॉर्डिंग डिसीजन मेकिंग के, तो इन्होंने बोला कि डिसीजन मेकिंग जो है वो इंक्रीमेंटल इन नेचर है। ठीक है, फिर इनकॉम्प्रिहेंसिव है, ठीक। इंक्रीमेंटल इन नेचर मीन्स क्या होता है कि जो डिसीजंस को बिल्कुल एक तरह से एकदम से सडन डिसीजंस नहीं लेना होता, हर एक स्टेप्स को, हर एक चीज़ों को मद्दे में रहे, हर एक चीज़ को दिमाग में रखते हुए डिसीजंस को लेना। ठीक है, और फिर देखना कि अगर उस डिसीजन का हर एक सेक्शंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इस चीज़ को देखना। ठीक, फिर उसके बाद ये इनकॉम्प्रिहेंसिव है पोस्टुलेट, जो इन्होंने ये जो हम लोग ये पब्लिक चॉइस थ्योरी के ही अंदर पढ़ रहे हैं, और उस पब्लिक चॉइस थ्योरी के अंदर ही बार्गेनिंग अप्रोच में चार्ल्स ई लिंडब्लोम, तो इस थ्योरी के क्या डिफरेंट जो है पोस्टुलेट्स हैं उनको समझते हैं। ठीक है, तो इसका पहला पोस्टुलेट्स यही है कि इंक्रीमेंटल है, मतलब कि हमें जो डिसीजंस हम ले रहे हैं वो डिसीजंस जो है वो ऑल ऑफ अ सडन नहीं होता है, वो बहुत ही स्टेप बाय स्टेप मैनर में होता है, ताकि उस चीज़ का एक इम्पैक्ट क्या पड़ेगा उस चीज़ को भी माइंड में रखना। सेकेंड जो है वो इनकॉम्प्रिहेंसिव है, एडमिनिस्ट्रेटर्स कान टेक इनटू अकाउंट होल रेंज ऑफ ऑप्शंस एट देयर डिस्पोजल। मीन्स व्हाट कि इनकॉम्प्रिहेंसिव मतलब ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मैनर्स में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो इसमें क्या है कि हर एक ऑप्शंस को बहुत ज़्यादा जो है एडमिनिस्ट्रेटर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ को तो नहीं उतना ज़्यादा उसका अकाउंट कर सकते हैं, तो इसलिए जो लिमिटेड और बेस्ट ऑप्शन है उसमें से वो चूज़ करते हैं। पॉलिसी इज़ नेवर फेड फॉर एवर एंड प्लूरलिस्ट कंसेप्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। ठीक, तो ये डिफरेंट पोस्टुलेट्स हैं इस थ्योरी के। नेक्स्ट जो अप्रोच आती है वो क्या आती है, इकोलॉजिकल अप्रोच। इकोलॉजिकल अप्रोच, इसमें आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि ये अप्रोच किसने दिया था, तो फ्रेड डब्ल्यू रिक्स की ये अप्रोच है। इंपॉर्टेंट बुक्स कौन कौन सी हैं, द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1961, एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज, द थ्योरी ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी 1964। देखिए यहाँ से सबसे पहली चीज़ तो इम्पॉर्टेंट ये हो जाती है इस अप्रोच की कि ये इकोलॉजिकल अप्रोच दिया किसने, तो फ्रेड डब्ल्यू रिक्स ने दिया। फिर उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है कि ये प्रिज्मेटिक सोसाइटी का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, सो इन्होंने क्या एनालाइज किया, ही एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड इकोलॉजिकल फैक्टर्स। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और इकोलॉजिकल फैक्टर्स का क्या रिलेशनशिप है, वो इस चीज़ को FW रिक्स ने स्टडी किया, एनालाइज किया। ठीक है, इसमें कि अब इकोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या आता है कि हिस्ट्री, सोशल स्ट्रक्चर्स, ट्रेडिशंस, कस्टम्स, इकोनॉमिक सिचुएशंस, पॉलिटिकल सिंबल्स, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशंस। मींस कोई भी पॉलिटिकल डिसीजन लिया जा रहा है तो उसका इकोलॉजी पे, उसका इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। जैसे कि इसका तो आप लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखते ही हैं कि अगर मान लीजिए हिली एरियाज़ में जैसे उत्तराखंड बहुत सारे टनल्स बनाए जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी की जा रही हैं, रोड कंस्ट्रक्ट करना, तो इससे इकोलॉजी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से देखिए कितने सारे लैंडस्लाइड्स, फ्लड, ये सारी चीज़ें इसका इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इस चीज़ को स्टडी किया गया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है जिसको FW रिक्स ने ही बताया कि पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स और इकोलॉजिकल फैक्टर्स बोथ आर
इंटरलिंक्ड, आपका जो भी एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी पॉलिटिकल डिसीजंस होगा उसका इकोलॉजी पे भी इम्पैक्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इस चीज़ को समझना वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसमें इन्होंने मॉडल्स ऑफ एग्रेरिया, इंडस्ट्रिया, फ्यूज्ड, प्रिज्मेटिक, डिफ्रैक्टेड सोसाइटीज़, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की, ठीक। सो हम लोग देखते हैं सबसे पहले ये जो प्रिज्मेटिक सोसाइटी को इन्होंने क्या, मतलब इन्होंने ये जो सोसाइटी है, इनके जो मॉडल्स थे और उसके जो रिस्पेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स थे, उस चीज़ को हम लोग समझते हैं। तो इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स दिए। पहला मॉडल दिया फ्यूज्ड मॉडल, ठीक है, फ्यूज्ड मॉडल ये है फ्यूज्ड मॉडल। फिर दूसरा प्रिज्मेटिक, जिसमें कि फिर लास्ट है डिफ्रैक्टेड। इस चीज़ को हम लोग समझते हैं कि ये डिफरेंट मॉडल्स क्या थे, FW रिक्स के डिफरेंट मॉडल्स क्या थे, ठीक है। सो सबसे पहले अगर हम लोग फ्यूज्ड मॉडल को समझने की कोशिश करते हैं, तो फ्यूज्ड मॉडल में क्या होता है कि ट्रेडिशनल जो सोसाइटीज़ थी, वहाँ पे जो सोशल फंक्शंस होते थे या सोशल स्ट्रक्चर्स थे, वो हाईली डिफ्यूज्ड थे, ठीक है। डिफ्यूज्ड मतलब क्या, आपस में मिले हुए, हर एक फंक्शंस का कोई क्लासिफिकेशन नहीं था। फ्यूज्ड मॉडल हम उसे कहते हैं, ठीक है। सो नो क्लासिफिकेशंस ऑफ फंक्शंस, फंक्शंस का कोई क्लासिफिकेशन नहीं था। जो इकॉनमी थी वो बेसिकली हाईली एग्रीगेरियन सोसाइटी थी, और इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, ये सारे कॉन्सेप्ट उस टाइम पे आए नहीं थे, ठीक है। बहुत ही, अगर थे भी तो बहुत लेस क्वांटिटी में। और इकॉनमी जो है वो किसके बेसिस बेस्ड पे थी, वो बार्टर सिस्टम पे बेस्ड इकॉनमी थी। कल्चरल आइडेंटिटीज़ और वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिया जाता था। इसको हम लोग बोलते हैं एस्क्रिप्टिव वैल्यूज़, ठीक है। तो एस्क्रिप्टिव वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता था फ्यूज सोसाइटीज़, फ्यूज्ड मॉडल में, ठीक है। हम लोग अभी ये क्या पढ़ रहे हैं कि हम लोग फ्यूज्ड मॉडल को समझ रहे हैं। ये फ्यूज्ड मॉडल कैसा था, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो फ्यूज्ड मॉडल में क्या था, अकॉर्डिंग टू FW रिक्स के अकॉर्डिंग फ्यूज्ड मॉडल में फंक्शंस का क्लासिफिकेशंस नहीं था। इकॉनमी बेसिकली एग्रीगेरियन थी, बार्टर सिस्टम पे बेस्ड इकॉनमी थी। कल्चरल आइडेंटिटीज़ को, वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे कि चाइना, बहुत इम्पीरियल चाइना, जब चाइना इंडिपेंडेंट नहीं हुआ तो उससे पहले का जो चाइना था, या थाईलैंड वगैरह, ये सब इसका एग्जांपल है। वहाँ पे ये फ्यूज्ड मॉडल पे बेस्ड था वहाँ का सोसाइटी। फिर हम लोग डिफ्रैक्टेड प्रिज्मेटिक को समझते हैं। प्रिज्मेटिक क्या है, इसके बीच की सोसाइटी। ये जब जब कोलोनिज्म स्टार्ट हुआ तो उसके बाद जो डेवलपिंग नेशंस थे, उसके बाद की सोसाइटी, जिसमें कि सोसाइटी जो है वो धीरे धीरे ट्रेडिशनल सोसाइटी से किस में चेंज हो रही है, अब वो इंडस्ट्रियल सोसाइटी में चेंज हो रही है। तो प्रिज्मेटिक मॉडल क्या शो करता है, प्रिज्मेटिक मॉडल ये शो करता है कि सोसाइटी जो कि पहले काफ़ी ट्रेडिशनल थी, वो अब किधर को मूव कर रही है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल, और जो कल्चरल आइडेंटिटीज़ हैं, या जिसको हम बोलते हैं कि एस्क्रिप्टिव वैल्यूज़ जो हैं, वो इस टाइम पे इम्पॉर्टेंट हैं, बट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। सो इसमें क्या है, जैसे एग्जांपल क्या है, जैसे थाईलैंड, फिलीपींस, ये एग्जांपल है। यहाँ पे क्या है कि हेट्रोजेनिटी, इस सोसाइटी के अगर हम एलिमेंट्स को देखें तो प्रिज्मेटिक सोसाइटी जो है वो हेट्रोजेनिटी को फॉलो करती है। मीन्स व्हाट, कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न स्ट्रक्चर दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। हेट्रोजेनिटी मीन्स व्हाट, ट्रेडिशनल प्लस मॉडर्न, दोनों स्ट्रक्चर्स को फॉलो करती है। फॉर्मलिज्म मीन्स व्हाट, कि लॉज हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, लेकिन उनका प्रैक्टिकल जो है लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन इसका जो प्रैक्टिकल में इन लॉज और कॉन्स्टिट्यूशंस को इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही वीक है इन प्रिज्मेटिक सोसाइटीज़ में। फिर इसकी जो फंक्शनल ओवरलैपिंग, मतलब कि कुछ फंक्शंस जो हैं वो डिफरेंट जो फंक्शंस का क्लासिफिकेशन तो है, लेकिन उनके बीच में क्या है, ओवरलैपिंग भी है। डिफरेंट इंस्टीट्यूशन सेम टाइप के फंक्शंस को परफॉर्म कर रही है, ठीक है। अब ये जो प्रिज्मेटिक सोसाइटी है, ये जो है यह मॉडल जो है, ये मॉडल जो है वो 2 टाइप्स में डिवाइड है। एक तो साला मॉडल और एक बाजार कैंटीन मॉडल, ठीक। तो अब इसमें क्या है, फर्स्ट इसमें क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सब सिस्टम होता है,
प्रिज्मेटिक सोसाइटी का। इसमें फोकस किस चीज़ पे होता है, इस चीज़ पे फोकस किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन पे फोकस किया जाता है। लेकिन बाजार कैंटीन मॉडल में क्या होता है, इकोनॉमिक सब सिस्टम में, मतलब इकोनॉमी पे फोकस किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या है कि फैमिली पॉलिटिक्स भी आती है, क्योंकि नेपोटिज्म भी होता है, फेवरेटिज्म भी होता है। कि नेपोटिज्म मीन्स तो आप सभी को पता होगा कि जैसे कि किसी अपने ही फैमिली मेम्बर्स को एडमिनिस्ट्रेशन में या पावर में सपोर्ट करना। इसमें एक साला ऑफिसर्स होते हैं, इसमें क्या होता है कि वो ऑफिसर्स जो है बहुत ही उसको वो अपने पर्सनल गोल्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है और अपनी पावर्स को और वेल्थ को अपने सोशल वेलफेयर की जगह अपने पर्सनल गेंस के लिए यूज़ करता है। मेरिट और लीगल प्रॉपर्टी नहीं होती, मेरिट के बेसिस पे डिसीजंस नहीं लिए जाते हैं, या मेरिट के बेसिस पे एडमिनिस्ट्रेटर्स को चूज़ नहीं किया जाता है। ये बहुत ही इनएफिशिएंट या करप्ट, ये सेल्फ सर्विंग ब्यूरोक्रेसी होती है। लेकिन बाजार कैंटीन मॉडल में क्या होता है, यहाँ पे इकोनॉमी पे फोकस किया जाता है, ये मार्केट डायनेमिक्स पे बेस्ड है। प्राइस जो है वो फैमिली पे कंट्रोल नहीं करते हैं, प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट, बार्गेनिंग पावर, पॉलिटिक्स, ये सारी चीज़ें इसके हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि रिच जो है वो हर चीज़ कंट्रोल करता है, एक्सप्लॉयटेशन यहाँ पे भी है, पॉवर्टी है, सोशल इंजस्टिस है। ठीक है, तो ये डिफरेंट मॉडल्स हैं। तो हम लोगों ने देखो सबसे पहले FW रिक्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लोगों ने ये देखा कि उन्होंने 3 टाइप्स के मॉडल्स बताए, जिसमें कि सबसे पहला मॉडल क्या बताया, फ्यूज्ड मॉडल। फ्यूज्ड मॉडल मतलब क्या होता है, जिसमें कि सोसाइटी में जो फंक्शंस हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, किस इंस्टीट्यूशंस वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, बल्कि ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ हैं और ये हाईली डिफ्यूज हैं। सारे फंक्शंस एक ही टाइप के लोग, एक ही टाइप के इंस्टीट्यूशंस हर टाइप के फंक्शंस को करते हैं। ये बहुत ही हाईली एग्रीगेरियन इकोनॉमीज़ होती हैं। ठीक है, जिसमें कि मॉडर्नाइजेशन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बार्टर सिस्टम्स होते हैं और एस्क्रिप्टिव वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। फॉर एग्जांपल इंपीरियल चाइना। फिर हम लोगों ने प्रिज्मेटिक सोसाइटी को देखा, जिसमें कि हम लोगों ने देखा ये पोस्ट कॉलोनियल डेवलपिंग नेशंस इसमें आती हैं। इसमें ट्रेडिशनल सोसाइटी से धीरे धीरे सोसाइटी मॉडर्न या इंडस्ट्रियल सोसाइटी की तरफ कन्वर्ट होती हैं, जैसे कि थाईलैंड एंड फिलीपींस। हेट्रोजेनिटी को इसमें इसका फीचर है, मींस ट्रेडिशनल भी होती हैं और मॉडर्न भी होती हैं सोसाइटी, एक तरह से ट्रांजिशन ले रही होती हैं ट्रेडिशनल से मॉडर्न की तरफ। लॉज और कॉन्स्टिट्यूशंस तो होते हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं होता है। ये भी फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। फिर डिफ्रैक्टेड सोसाइटी, थर्ड जो मॉडल उन्होंने बताया डिफ्रैक्टेड, जिसमें कि क्या होता है कि ये बहुत ही हाईली इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ होती हैं, फंक्शंस का प्रॉपर डिविजन्स होता है, एडमिनिस्ट्रेशन भी एक बहुत स्ट्रक्चरल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, मार्केटाइज्ड सोसाइटी होती है, मार्केट भी इस इकोनॉमी को भी ध्यान दिया जाता है, इंडस्ट्रीज़ को भी ध्यान दिया जाता है, लॉज होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस होती हैं, ह्यूमन राइट्स होती हैं, जस्टिस, इक्वालिटी, ये सारी चीज़ें इन सोसाइटी में होती हैं। लेकिन एस्क्रिप्टिव वैल्यू को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस ज़्यादा नहीं दिया जाता है। जैसे कि इसका एग्जांपल है अमेरिकन सोसाइटी। अमेरिकन सोसाइटी बेसिकली इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ है, बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज्ड है, इंडस्ट्रियलाइज्ड है और हाईली डिस्ट्रीब्यूशन, जो फंक्शंस का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर है, स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर है, रूल ऑफ लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है और उसको उसी वे से इम्प्लीमेंट भी किया जाता है। लेकिन एस्क्रिप्टिव वैल्यूज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ये जो चैप्टर था कि क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे इवॉल्व हुआ और क्या वेरियस थ्योरीज या अप्रोचेस हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को समझने की, पढ़ने की, ये आपका ये सेकेंड पार्ट जो है वो कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अदर थ्योरीज क्या हैं, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।